ओके। तो फिर आज हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में होती है। तो इंडिया के पार्लियामेंट के 3 पिलर बोले जाते हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ही होते हैं। इसे आर्टिकल 52 और 62 में एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टिकल 54 से रिलेटेड इसमें कुछ प्रोविजन है जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 55 जो कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 56 जो टर्म पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। 57 एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन की बात करता है, और 58 जो कि क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट की बात करता है। फिर हम बात करते हैं ये जो सिंबल होता है यूनिटरी का, इंटीग्रिटी का और सॉलिडिटी का, प्रेसिडेंट एक सिंबल होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्ट थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इन्हें इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, जो कि इलेक्शन करवाए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। यहाँ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बोला जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर ही यहाँ पर आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो यूनिटरी के ओनली दिल्ली और पुडुचेरी को ही इलेक्टेड मेंबर बनाया जाता है, और बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी को इलेक्टेड मेंबर नहीं बनाया गया है। ओनली दिल्ली और पुडुचेरी को ही इसमें हिस्सा दिया गया है ना। फिर हम बात करते हैं हु विल नॉट द पार्टिसिपेट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ऐसा कौन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पहला, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, वो इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर। और थर्ड अगर बात की जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूड दिल्ली और पुडुचेरी के भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। फिर अगर हम बात करें इफ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इलेक्शन इज इन डिस्प्यूट, ऐसा अगर होए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो इसको रिजोल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद इस डिसीजन को कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की टर्म की। तो प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है, और वो 5 साल के बाद भी उसको होल्ड करके रख सकता है। और प्रेसिडेंट कैन री इलेक्ट ऑल्सो। एक सेम प्रेसिडेंट दोबारा से री इलेक्ट होकर दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकता है। अब हम बात करते हैं कंडीशन की, कि इलेक्शन ये और जो प्रेसिडेंट की कंडीशन और जो एलिजिबिलिटी होती है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई लोकसभा का मेंबर हो तो वो सीट वैकेंट कर देनी चाहिए उसको। अगर कोई भी मेंबर जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है और वो लोकसभा का मेंबर है तो उसे लोकसभा की सीट को वैकेंट करना होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो। अब ऑफिस ऑफ कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, जो प्रेसिडेंट होंगे उनको राष्ट्रपति भवन में ही रहना होगा। और इसके बाद पार्लियामेंट डिसाइड करता है प्रेसिडेंट के अलाउंसेस को, उसके टेन्योर को, और पार्लियामेंट इज नॉट एबल टू चेंज द अलाउंसेस। और कोई भी पार्लियामेंट अगर वो अलाउंसेस उसको अनाउंस कर रखे हैं तो उस अलाउंसेस को चेंज या फिर डिक्रीज नहीं किया जा सकता एट एनी ऑफ द कंडीशन। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो यह है कि प्रेसिडेंट को अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता जब तक वह अपने टर्म और सर्व कर रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ओनली सिविल प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सकता है, और वो उनके पर्सनल एक्ट के लिए, और इसके लिए भी उन्हें प्रायर 2 महीने का जो 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को। अब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंट से रिलेटेड।
प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस को एक ही कंडीशन पर इनिशिएट किया जा सकता है जब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसी टर्म उनकी प्रोसेस में आ रही हो। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी डेफिनेशन मेंशन नहीं की गई है। इससे रिलेटेड हम इम्पीचमेंट की प्रोसेस को पढ़ते हैं। पहला जो स्टेप है वो है इम्पीचमेंट चार्ज को स्टेप 1 के बारे में पढ़ते हैं। इम्पीचमेंट चार्ज को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। किसी भी हाउस का मतलब लोकसभा या राज्यसभा। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, जो चार्ज पार्लियामेंट के अगेंस्ट लगाए गए हैं जो चार्ज प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लगाए गए हैं, उन चार्ज को हाउस में इनिशिएट करने के लिए हाउस के टोटल 14 मेंबर की एक्सेप्टेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट को इनिशिएट करने से पहले प्रेसिडेंट को 14 दिन का प्रायर नोटिस भी दिया जाता है। स्टेप 3 की अगर हम बात करें, जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से टोटल मेंबर के हाउस के द्वारा पास किया जाता है तो उसे दूसरे हाउस के पास भेज दिया जाता है जो उन पर चार्ज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हम स्टेप 4 की जब बात करें, जब इम्पीचमेंट चार्ज को कोई हाउस इन्वेस्टिगेट करता है तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो उस हाउस में अपेयर हो सके। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें और जो फिफ्थ स्टेप की अगर हम बात करें, अगर दूसरा हाउस भी उन चार्जेस को वेरीफाई कर लेता है तो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास कर लेता है तो प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव किया जाता है। इंडियन हिस्ट्री में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है और इम्पीचमेंट प्रोसेस को क्वासी जुडिशरी प्रोसेस माना जाता है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये है। पहला पॉइंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा बोथ पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन रिमूवल में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं, वेयरएस वो इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस को वेकेंट होता है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। जब प्रेसिडेंट अपने 5 साल के टर्म पीरियड को फिनिश कर लेते हैं तब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है। जब प्रेसिडेंट अपने रेजिग्नेशन को सबमिट करता है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी इम्पीचमेंट चार्ज को इनिशिएट करने के लिए उन चार्जेस को पार्लियामेंट वैलिड बताता है और उस चार्ज में प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, और फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इनवैलिड। ठीक है ना। इफ वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा तो उस प्रेसिडेंट के ऑफिस को वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट संभाल सकेंगे। प्रेसिडेंट एक्ट 1969, इफ प्रेसिडेंट पोस्ट वेकेंट देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परफॉर्म द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे, अगर सीजेआई भी प्रेजेंट नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शन से। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर मिलती है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 उन्हें पार्डन की पावर देता है और ये पार्डन जो माफ करने की पावर होती है वो 5 तरीके से बांटी गई है। पहला, फ्री डेथ सेंटेंस को एब्सोल्व करना, पनिशमेंट को चेंज करना, रेमेडीज प्रोवाइड करना, रेस्पाइट, ओरिजिनल पनिशमेंट को रिड्यूस करके उनको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में रखना। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो रिप्राइव और टेम्परेरी पीरियड की उनकी जो पनिशमेंट है उसको रिप्राइव कर देना। फिर हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक, इनके पास क्या क्या पावर होती है। इंटरनेशनल ट्रीटी को प्रेसिडेंट के नाम से नेगोशिएट किया जाता है।
जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं उसे प्रेसिडेंट के नाम से नेगोशिएट किया जाता है। ये इनकी एक डिप्लोमेटिक पावर है। दूसरी डिप्लोमेटिक पावर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल अफेयर में प्रेसिडेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जितने भी इंटरनेशनल अफेयर होते हैं प्रेसिडेंट हम इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मिलिट्री पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवी एंड द एयरफोर्स। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें जो नेशनल इमरजेंसी आता है वो आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन की हुई है, वो प्रेसिडेंट के पास नेशनल इमरजेंसी की पावर होती है। सिक्स्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ पॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो प्रेसिडेंट रूल की पावर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को आर्टिकल 256 से 265 ओके, जो प्रेसिडेंट रूल की पावर होती है वो प्रेसिडेंट को 356 से मिलती है और 365 से। फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है, जो कि आर्टिकल 360 से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है। वीटो पावर की भी जो होती है वो वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी होती है। जैसे बिल से रिलेटेड अगर कोई बात करे तो वो बिल को रिजेक्ट कर सकता है, पास कर सकता है या फिर उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है और प्रेसिडेंट को इसे आर्टिकल 111 से ग्रांट किया जाता है वीटो पावर को। तो ये ऑल ओवर प्रेसिडेंट के बारे में है। अगर हमें पढ़ना होगा तो हम प्रेसिडेंट के जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जो टर्म पीरियड था वो 1950 से लेकर 1962 तक था। मतलब ये टोटल 12 साल प्रेसिडेंट बने रहे थे हमारे इंडिया के, जो सबसे पहले थे। और ये बिहार के प्रेसिडेंट थे। ये हमारे बिहार से मतलब इनका लिंक था और इनको कई सारे भारत रत्न भी मिले हुए हैं। सो थैंक यू।